Hello student, today we shall start the new chapter that is molecular basis of inheritance. जब से हमने पढ़ना शुरू किया दैट मीन्स इन द 12th क्लास जो भी चैप्टर्स थे तो स्टार्टिंग में से क्या चल रहा है कि पहले तो रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, प्लांट्स एनिमल्स, फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ जब से शुरू किया तब से ये जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेंस कैसे होता है उसके बारे में पता चला। फिर हमने फैक्टर तक डिस्कस किए कि सर्टेन इज समथिंग इज प्रेजेंट इन द सेल, क्रोमोसोम में ऐसा कुछ होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करता है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होता गया और इन्फॉर्मेशन मिलता गया तो उसके साथ देखा गया कि नॉट ओनली द क्रोमोसोम, सिर्फ क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम के अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे जो डीएनए है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया, फिर उसके बारे में क्या क्या थियरीज है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, कैसे डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, तो उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड होता है और वही है स्टार्टिंग, उसको पहले आइडेंटिफाई किया गया था। कब? इन 1869 फ्रेडरिक मिशर बिगन वर्किंग विथ वाइट ब्लड सेल, WBC को लेके रिसर्च किया था और जिसमें कि कहाँ से लिया था उन्होंने, जो शरीर में कोई वुंड होता है तो उस समय जो पस निकलता है वो पस में से उन्होंने वाइट ब्लड सेल को आइडेंटिफाई करके फिर उसके अंदर में डीएनए को आइडेंटिफाई किए थे। So he collected a lot of pus from bandages at the local hospital. He used a salt solution to wash the pus of the bandages. Bandages से उन्होंने धोकर पस को अलग किया, फिर कुछ weak alkaline solution उसके अंदर डाला, फिर उसके सेल्स डाले तो सेल्स क्या हो गया था, लाइश हो गया, मतलब डिजोल्व हो गया उसके अंदर, और उसमें जो न्यूक्लिक एसिड था वो निकल कर आया। ठीक है, अभी वो सेल न्यूक्लिया के अंदर उन्होंने एक यूनिक केमिकल मटेरियल उनको मिला था जिसका नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लिन। ओके, अभी केमिकल इन न्यूक्लिन हैज़ हाई फास्फोरस कंटेंट, उसके अंदर उन्होंने देखा कि बहुत सारा फास्फोरस है और उसमें एसिडिक देखा, नॉट द बेसिक, उसका जो प्रॉपर्टी था एसिडिक था, इसलिए उन्होंने उनका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। अभी 1900 में मिशर न्यूक्लिन जो मिक्स किया था उसमें उन्होंने फिर और आइडेंटिफाई किया गया कि न्यूक्लिन में क्या क्या है। न्यूक्लिन में है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो पहले तो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, लेकिन न्यूक्लिक एसिड ही काफ़ी नहीं, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। और फिर जो न्यूक्लिक एसिड वो भी आइडेंटिफाई किया गया कि दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसके बाद फिर डीएनए को कैसे पकड़े, समझो, पहले प्रोटीन निकला, फिर उसके बाद दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड। सो अमंग दीज 3 कंपोनेंट्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ये पता करना था। तो इसमें जब पता चला तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए का आइडेंटिफाई किया। तो कैसे? बाय द अर्ली 1900 जेनेटिसिस्ट न्यू दैट जीन्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो उनको उस समय 1900 साल में पता चला कि जीन में जो जीन होता है वही इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, मतलब कोई कैरेक्टर एक माता से फिर उसके बच्चे में या फादर से उसके बच्चों में जो ट्रांसमिशन हो रहा है जिसको इनहेरिटेंस कहा जा रहा है, तो कहाँ किसके थ्रू जा रहा है, जीन के थ्रू। अब जीन के किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल के अंदर। तो वैसे ही जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट के थ्रू ही कैरेक्टर्स जा रहा है बाय भाया जीन्स, एंड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड दैट केमिकली क्रोमोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। उसी केमिकल्स में डीएनए और प्रोटीन होता है। इनिशियली मोस्ट जेनेटिसिस्ट थॉट दैट प्रोटीन्स are large complex molecules and store information needed to the
गवर्न सेल मेटाबॉलिज्म। तो उस समय ऐसे विश्वास था कि प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन उसमें भी इतना भी सोचा गया था कि इतना सारा जो वेरिएशन है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के थ्रू ही हो रहा है। क्यों ऐसा सोच था? क्योंकि प्रोटीन था लार्जर मॉलिक्यूल, तो हो सकता है कि ज़्यादा कम प्रोटीन ही करता होगा, और डीएनए उसके हिसाब से छोटा था, स्मॉल था, सिंपल मॉलिक्यूल था, तो अलग अलग कंपोजिशन में उसका वैरायटी चेंज होता है। लेकिन धीरे धीरे आइडिया चेंज हो गया डीएनए के बारे में, और फिर देखा गया कि जो सोच था वो गलत साबित हुआ, और इनफैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड वेरी ट्रिमेंडसली विद इन एंड अमंग स्पीशीज। जो आइडेंटिफाई किया गया था प्रोटीन नहीं है, डीएनए ज़्यादा बड़ा या लार्ज मॉलिक्यूल है, और जो वेरिएशन है, जो बदलाव है कैरेक्टर्स का डीएनए मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होता है, और वेरिएशन में शेप, इलेक्ट्रिकल चार्ज और फंक्शन शोन बाय प्रोटीन। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मोस्ट रिसर्चर्स इनिशियली फेवर्ड प्रोटीन्स एज द जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ये विश्वास करने लगे कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर। फिर समय के साथ साथ कम से कम 25 साल बीत गया, 1928 से 52 तक, 52 तक, जेनेटिस्ट बिकेम कन्विंस्ड दैट डीएनए एंड नॉट प्रोटीन वाज द जेनेटिक मटेरियल, एंड उसके बारे में आज हम बाद में डिस्कस करेंगे।